जिल्हा परिषद हे सगळे निवडणूक MIM लढणार आहे। त्या अनुषंगाने सगळ्यांचे सुझाव घेण्यात आलेले आहे। आमचे जे पार्टीचे जे प्रमुख पदाधिकारी एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आहे, रईस लष्करिया साहेब जे कॉर्नरमध्ये ते मुंबईचे अध्यक्ष आहे, आपले सैफ पठाण मुंब्राचे आमचे जबाबदार आहे, समीर साजिद बिल्डर हे औरंगाबादचे आहे आणि ते आता सध्या जनरल सेक्रेटरी आहे, युसुफ पुंजानी साहेब आमचे सीनियर मेंबर आहे, ते MIM पक्षातून निवडणूक लढलेले आहे, अनेक वर्ष त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे राजनीतीचा, वारिस पठाणला सगळं ओळखतात, शफी काझी हे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे पश्चिम महाराष्ट्र हे बघायचे, आणि अतिक जे आहेत सगळ्यांना जे समाजवादी पार्टीला घाम फोडलं होतं ज्यांनी ते गोवंडीचे आमचे उमेदवार होते, किती 42,000 मतं त्यांनी घेतले होते। आता या मीटिंगमध्ये काही प्रमुख जे मुद्दे सामने आलेले आहे सुझाव, त्या अनुषंगाने जे निर्णय घेतल्यात आलेला आहे की लवकरात लवकर आम्ही मेंबरशिप ड्राईव्ह सुरू करणार आहे आणि खूप मोठ्या स्तरावर हे मेंबरशिप ड्राईव्ह असणार आहे। पूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही हे इमिजिएट इम्प्लिमेंट करणार आहे आणि एक निर्णय झालेला आहे की आता जे निवडणूक होतील त्यामध्ये MIM पूर्ण ताकदीने ते निवडणूक लढणार आहे। जसं मी म्हटलेलं आहे, फक्त महानगरपालिकाच्या बाबतीत बोलत नाही, नगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती हे सगळे निवडणूक MIM पक्ष लढणार आहे। अजून काही विंग्स आम्हाला स्टार्ट करायचे आहे, त्याचा सुझाव आलेला आहे। जसं आमचं स्टुडंट विंग होतं, वुमेन्स विंग होतं, त्या अनुषंगाने आम्ही काही ट्रान्सपोर्टचेही विंग्स, ऑटो रिक्षा विंग स्टार्ट करणार आहे, लेबर विंगच्या संदर्भात सुझाव आलेला आहे, त्याच्या बाबतीतही आम्ही गांभीर्याने निर्णय घेणार आहे। एक सोशल मीडिया सेल तयार करण्यात आहे। आपल्यालाही माहीत असेल की भारतीय जनता पार्टीचा जे सोशल मीडिया सेल आहे ते भारतीय जनता पार्टी पैसे देऊन त्यांना काय बातमी हे पोहोचायची आहे ते कामं करतात। MIM पक्षाचा जो सोशल मीडिया आहे, मला असं वाटतं की भारतीय जनता पार्टीपेक्षा स्ट्रॉंग आहे आणि असं नाही आहे की काही ऑर्गनाइज्ड आहे, पण खूप फास्ट आणि खूप स्ट्रॉंग ते हे आहे सोशल मीडिया। तर त्याला ऑर्गनाइज करून आम्ही एक सोशल मीडियाचा एक मोठा सेल तयार करणार आहे। स्पोक्सपर्सनच्या संदर्भात जे TV वर आपल्याला स्पोक्सपर्सन पाहिजे असतात, अनेक वेळा असं झालेलं आहे की जे आमच्या पार्टीचे काही ठीक आहे पदाधिकारी असेल किंवा कार्यकर्ता असेल त्यांना आम्ही TV वर बघतो की ते आमचं स्पोक्सपर्सन म्हणून बसत आहे। तर आता ऑल इंडिया लेवलवर आम्ही स्पोक्सपर्सनची लिस्ट तयार करणार आहे, जे पार्टीचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेब साईन करून सगळं मीडियाला पाठवणार आहे आणि तेच आमचे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स राहणार आहे। आता लवकरात लवकर महाराष्ट्रामध्ये MIM पक्षाचा एक स्टेट कन्व्हेन्शन ऑर्गनाइज करणार आहे आम्ही। इनिशियली आमची इच्छा हे होती की हैदराबादला ते आम्ही महाराष्ट्राचा हे करू, पण सुझाव असा आलेला आहे की महाराष्ट्रामध्ये हे घ्यावं, त्याच्यामध्ये असदुद्दीन अवैसी साहेब, पार्टीचे दुसरे नेते जे आहे ते सगळे लोक सामील होतील आणि त्या अनुषंगाने कोणत्या शहरामध्ये ते होणार आहे तर अनेक शहरांनी हे घेतलेलं आहे की आमच्या शहरामध्ये ते करावं, आम्ही ते सगळं जबाबदारी घेण्यास तयार आहे म्हणून। दुसरा जे अलायन्सच्या संदर्भात आहे तर अलायन्सच्या संदर्भात स्थानिक पातळीवर आम्ही स्थानिक नेत्यांना हे जबाबदारी दिलेली आहे की आपण समजा आपल्या स्टेट लेवलवर कोणता अलायन्स झाला नाही आणि स्टेट लेवलवर आम्हाला अलायन्स करण्याची आमची इच्छा पण नाही आहे, कारण सगळ्या शहरांच्या वेगवेगळ्या गणित असतं, पॉलिटिकली कुठे एक स्ट्रॉंग असेल तर ते दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टमध्ये खूप वीक आहे, तर आपण डिस्ट्रिक्ट वाईज आपण आपली ही जबाबदारी लोकल लीडरशिपला दिलेली आहे की त्यांनी हे ठरवावं की आपल्या लोकल स्तरावर, आपल्या जिल्हा स्तरावर आपण कोणाशी आपल्याला अलायन्स करायचं आहे। एक अनेक असे डिस्ट्रिक्ट्स आहे आता ही ज्यामध्ये प्रामुख्याने रत्नागिरी, रायगड आहे, कोकणचा एरिया आहे, जिथे MIM पक्ष आतापर्यंत गेलेला नाही आहे,
तिथेही आम्ही आता बॉडीज हे करणार आहे आणि तिथेही त्या एरियामध्येही MIM पक्ष तिथे जाणार आहे. तर प्रामुख्याने हे महत्त्वाचे काही डिसिजन्स आज घेण्यात आलेले आहे. आता आम्ही खूप सारे जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे आणि ओवैसी साहेबांचेही सभा खूप मोठ्या संख्येने इथे महाराष्ट्रामध्ये होणार आहे आणि बहुतेक त्याची सुरुवात जे आहे ते मुंबईपासूनच आम्ही करणार आहे. तर हे आजचे सगळे निर्णय होते. हां, महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती आहे, एक पक्षाचे 2 पक्ष झालेले आहेत. विधानसभेतही आपल्याला 1 सीट आली ते 100 मतांनी आली. तर रिजनल किंवा स्मॉल पार्टीसाठी कठीण होऊन जाते. दुसरं, स्थानिक पातळीवर जे अलायन्स आहेत ते अलायन्स महायुतीसाठी पण ओपन असणार आहेत की फक्त एनडीए किंवा लाईक? नाही बघा, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टीसोबत तर अलायन्स कुठेही करणार नाही, म्हणजे हे याच्यातून स्पष्ट होतं. एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेनेसोबत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत अलायन्स करणार नाही, हेही याच्यातून सिद्ध होतं. अजित पवार साहेबांची जे पार्टी आहे ते बोलतात वेगळं आणि करतात दुसरं, म्हणजे असं त्यांचं हे आहे की म्हणजे मुस्लिमांना संरक्षण आम्ही देणार आणि वक्फ बोर्डाच्या बिलाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीसोबत तुम्ही जातात, म्हणजे अशा प्रकारची जे राजनीती आहे ते आम्हाला हे नाही आहे. पण समजा स्ट्रॉंग अलायन्सेस कुठे आम्हाला दिसत असेल ते नक्की आम्ही लोकल लेवलवर ते त्याच्या बाबतीत निर्णय घेऊ. एक सेकंड, हे मराठीत मी करतो ना आणि मग हां 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 हो गया झालं. हां हां बोलिए. देखिए, MIM पार्टी के आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमारी बॉडीज़ के जितने भी जिम्मेदार हैं, पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है, वो सभी लोगों को आज मुंबई में बुलाया गया था और बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है. बहुत अच्छे सुझाव उसके अंदर हमारे को मिले हैं. आने वाले 4 महीने के अंदर जो इलेक्शंस करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके मद्देनज़र बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है. हमारी कमियां क्या है और हम आगे किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं, इस बारे में पूरा डिसीजन लिया गया है. एक अहम फैसला जो हम लिए हैं आज के दिन कि हम मेंबरशिप ड्राइव अब महाराष्ट्र के अंदर शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये मेंबरशिप ड्राइव कराई जाएगी ताकि मजलिस को चाहने वाले कितने हैं. हमारी सभाओं के अंदर तो आप देखते होंगे, असद साहब की सभा के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग आते हैं. तो मेंबरशिप ड्राइव से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में MIM की ताकत महाराष्ट्र के अंदर कितनी है. MIM ने ये फैसला लिया है कि हमसे महानगर पालिका को फोकस ना करते हुए नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद और महानगर पालिका, ये सभी इलेक्शंस MIM पार्टी लड़ेगी. कुछ विंग्स हमारे और बढ़ाने की सुझाव आया है. पहले हमारे पास वुमेंस विंग था, महिलाओं का विंग था, हमारे पास स्टूडेंट विंग था. अब इसको बढ़ाते हुए और भी कुछ विंग्स हम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी ये फैसला लिया गया है. हर ज़िले के लिए एक ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किया जाएगा. सोशल मीडिया का जो सेल है वो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना सोशल मीडिया सेल जो चलाती है वो लोगों को पैसा देकर चलाती है, लेकिन उनसे ज़्यादा पावरफुल, उनसे ज़्यादा फास्ट और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर सोशल मीडिया किसी का है तो वह MIM पार्टी का है. लेकिन ये डिसऑर्गेनाइज्ड था. अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन की एक शक्ल देते हुए इसको पूरा ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक सोशल मीडिया सेल तैयार किया जाएगा. कुछ स्पोक्स पर्सन के ताल्लुक से हमें शिकायत मिली है कि कोई चैनल के ऊपर कोई लोग जाके बैठ जाते हैं और ये दावा करते हैं कि मैं तो हमने अब असद साहब और हम मिलके हैं तो पूरे एक नेशनल स्पोक्स पर्सन की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे टेलीविज़न चैनल्स के सामने. एक अहम फैसला ये हुआ है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला लिया था कि एक स्टेट का कन्वेंशन, MIM पक्ष का एक स्टेट कन्वेंशन जो है वो हैदराबाद में होना चाहिए, लेकिन सबकी इत्तेफाक राय ये हुई है कि वो हैदराबाद में नहीं, अभी हम महाराष्ट्र के अंदर करेंगे. तो महाराष्ट्र के अंदर ये जल्द से जल्द एक असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर एक राज्य अधिवेशन पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाएगा. इसके लिए
बहुत सारे शहरों ने अपने तौर के ऊपर ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वहाँ पे होना चाहिए। हम उनके प्रपोजल्स मंगा के जो भी फैसला है उसके ऊपर हम करेंगे। अलायंस के ताल्लुक से ये है कि हम चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या शहर लेवल के ऊपर ये डिसीजन लिया जाए कि हम अलायंस किसके साथ करें करके। अभी स्टेट लेवल के ऊपर, क्योंकि महानगर पालिका का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग तर्ज का होता है कि स्थानिक जो अघाड़ी होती है वो वहाँ पर मजबूत होती है, लेकिन उनका दूसरे शहरों के अंदर कोई नहीं। तो लोकल लेवल के ऊपर हमारी लोकल बॉडीज़ ये डिसाइड करेंगे कि हमको अलायंस किसके साथ करने का है करके। इस बारे में भी आज के दिन निर्णय लिया गया है। जो क़रीब के कुछ एरिया है, ख़ास तौर से कोंकण का जो एरिया है, हमारे रईस साहब का कहना है कि वहाँ पर मजलिस अभी भी चाहने वाले बहुत है, लेकिन हम वहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो अब कोंकण के एरिया में भी, चाहे वो रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो, अलीबाग हो, दूसरे जितने भी शहर है कोंकण के, वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ पर भी मजलिस को मजबूत करने का काम करेंगे करके। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आज के इस मीटिंग के अंदर ये हुई है। इसमें महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का कुछ विचार किया आपने या अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए हमने पहले ही बैठते हुए हमने ये बात कह दिए थे कि लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन जो है वो उसमें पार्टी बहुत मायने रखती है कि किस पार्टी ने किसको टिकट दिया करके। तो पार्टी का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद जो है वो स्थानिक लेवल का जो कैंडिडेट होता है वो कितना लोगों के अंदर मकबूल है, वो उसका सोशल वर्क कितना है, उसका चैरिटेबल वर्क कितना है, वो लोगों पार्टी ने किसी को दे दी और उसके एरिया के इलाके के ही लोग उसे नहीं पहचान रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टी का रोल बहुत कम हो जाता है। इंडिविजुअल्स बहुत मायने रखते हैं कि कौन सा शख्स। तो हमें ऐसे अलायंस की ये नहीं है कि हम अलायंस करके ही जाएंगे करके। जिन जिन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी मजबूत हमारे लोग हैं हम उनको वहाँ पे खड़ा करेंगे। एक और सवाल जानना चाहेंगे, हमने देखा हाल ही में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, विंग कमांडर या सोफिया कुरैशी हो या विवेका सिंह हो, उसको लेकर राजनीति शुरू होगी, उनके लेकर बयानबाजी। अब रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, विवेका सिंह की उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया। रामगोपाल यादव की स्टेटमेंट किस तरह देखिए, उनकी जाति पूछ रहे हैं कि उनकी जाति को लेकर प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए मतलब ये एक तो ये है कि मैंने बम्बई के अंदर भी मतलब अभी कुछ आते वक्त मैंने पोस्टर्स देखे हैं जहाँ पे सोफिया कुरैशी को के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं और हमें गर्व है बोल के ये किया गया है। मेरे हिसाब से इसको है तो हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर हज़ारों नहीं लाखों सोफिया कुरैशी है जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने वतन अज़ीज़, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम सिर्फ अकेले उनके ऊपर गर्व है ऐसा नहीं है, उनके ऊपर तो है ही, लेकिन देश का हर वो सिपाही जो देश के लिए लड़ा है और जिसने देश के लिए जान गंवाई है, हम सब लोग अपना सर झुकाकर हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह के बयानात जो हमको सुनने को मिल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के चाहे वो मंत्री हो, मुझे ये सवाल नरेंद्र मोदी साहब से पूछना है, क्या आपको ये गवारा करता है इस तरह का बयान जो है? ये कोई एक भद्दा सा आदमी, एक घटिया सा आदमी भी इस तरह की सोच नहीं रखता होगा। जो एक महिला जो अपने देश के लिए बड़े स्वाभिमान के साथ लड़ रही है, उसकी आप जात निकाल कर उसको आतंकियों के साथ जोड़ना, ये किस हद तक आप इसको और कहीं ना कहीं आप की राजनीति आपको बहुत मोहब्बत है, आपको प्यार है उससे, ये दर्शाता है। वरना अगर हुकूमत या ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी साहब अगर ये बयान सुनते तो शायद उनको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था कि इस मंत्री को उसको कुर्सी से नीचे उतार देना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता दर्शाती ही है कि आप इसमें भी इस तरीके की घटिया राजनीति आप कर रहे हैं और ऐसे घटिया सोच के लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। शायद एक मंत्री को निकाल देंगे तो आपके पास 10 लोग और खड़े रहेंगे मंत्री। नहीं, मैंने रामगोपाल नहीं, देखिए मतलब यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आज चाहे किसी ने भी ये बयान दिया हो, आप फौज में जब लड़ने के लिए गए थे
तो पहली मर्तबा जब ये सोफिया कुरैशी के बारे में मीडिया वालों ने बात किए थे तो हमने ये कहा था कि अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है इस देश के अंदर, अकेला, वरना बाकी हर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जात धर्म मायने रखता है। बाकी तीनों पिलर्स को अगर आपने ये कर लेंगे, उसमें सिर्फ एक ही हमारा एक ऐसा संगठन बचा हुआ है जहां पर जात धर्म कोई मायने नहीं रखता है, मजहब कोई मायने नहीं रखता है, सब देश के लिए खड़े रहते हैं। और उस फौज के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये मराठा है, कि ये दलित है, कि ये मुस्लिम है या ओबीसी है, ये कुछ नहीं देखा जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी करके उस संगठन के अंदर भी कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे हिसाब से मैं हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले, चाहे वो कोई भी हो, उनके बयानों को महत्व ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा, वरना इसका नुकसान जो है वो देश को उठाना पड़ेगा। उसमें जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, अपने जवान ने किस प्रकार से पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, उसके बाद बीजेपी कहे या कांग्रेस के, बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाला, वही कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाला। ये दोनों यात्राओं को आप किस तरह देखते, क्या कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर शुरू है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है तिरंगा यात्रा निकाल के जवानों को सैल्यूट करिए, कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है। देखिए, ये पहला ऐसी घटना हुई है पहलगाम की, ऐसा नहीं है। उरी हुआ था, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ था, उसके बाद आपने खुद ने नरेंद्र मोदी साहब के भाषण है कि आप जो मर गए हैं उनका बदला नहीं लेंगे क्या करके, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर अपने राजनीतिक फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों भी जो है वो फ़िलहाल ये भूल रहे हैं कि ये जंग हमने जीती है तो किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की वजह से नहीं जीती है। इनके कोई कार्यकर्ता जाके देश के ऊपर अपनी जान देने के लिए, बलिदान देने के लिए वहाँ पे खड़े नहीं थे फौज के अंदर। फौज थी, फौजी थे, देश की आर्म्ड फोर्सेस थी, जिन्होंने हमको ये स्वाभिमान दिलाया और जिन्होंने ये यकीन दिलाया है कि दुनिया में कोई भी मुल्क अगर हमारे तरफ इस तरह की नज़र डालेगा तो हम उसका हशर क्या करेंगे करके उसमें। लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल भुनाने की जो कोशिश की जा रही है, जनता भी उससे नाराज़ है कि तुम देश की अस्मिता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो इसका सौदा कर रहे हैं वो गलत है। तो दोनों ने भी ये, आपको अब इसके अंदर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, देश ने है तो पूरा पैगाम दे दिया है। सर, अभी देश की बात आपने की, भारतीय सेना की बात आपने सामने रखी, और उसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा, बॉलीवुड में जितने भी खास हैं उनकी चुप्पी क्यों है? जब देश जल रहा है तब भारतीय सेना के लिए, शहीदों के लिए उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? देखिए, एक तो ये है कि मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री का प्रवक्ता नहीं हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा से ये एक, हमने आयरॉनिकली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जब मुल्क के ऊपर जब कठिन वक्त आता है तो जिन्हें हम लोगों ने मिलके हीरो बनाया है, सुपरस्टार्स बनाए हैं, तो वो सुपरस्टार्स क्यों खामोश रहते हैं? हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ये सुपरस्टार तलवार लेकर या हथियार लेकर है तो फौज के साथ खड़े हो जाए, वहाँ पे जाके है तो वहाँ पे जंग लड़े करके, लेकिन कम से कम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, उनको पीठ थपथपाने के लिए अगर दो शब्द बोल देते हैं तो यकीनन उसका फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने उनको उस मुकाम के ऊपर बिठाया है। अब हो सकता है पैसा कमाने के अंदर इतने मसरूफ़ रहे होंगे कि उन्हें वक्त नहीं मिला होगा देश की तरफ देखने का। सर, एक कॉमन सवाल ले लेता हूँ। कल औरंगाबाद आपके शहर में जो है संभाजीनगर में आदित्य ठाकरे पानी को लेकर हल्ला बोल मोर्चा निकालने वाले हैं। आप वहाँ के मौजूदा सांसद थे, आपके भी काफी सारे कॉर्पोरेटर महापालिका में थे। क्या वजह है कि अभी औरंगाबाद संभाजीनगर में पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और आदित्य ठाकरे की हल्ला बोल मोर्चे को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब सत्ता में रहो तो लोगों को प्यासा रखो, विपक्ष में आने के बाद आप इस तरह के, आज कल जो आदित्य ठाकरे साहब कर रहे हैं वो कुछ साल पहले देवेंद्र फडणवीस साहब ने वहां पर एक मोर्चा निकाला था, हंडा मोर्चा। सरकार उनकी इतने सालों से थी, पानी अगर पिलाना चाहते थे तो वो पिला सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का गठबंधन जब था महानगर पालिका के अंदर, तो उन्होंने औरंगाबाद के पानी का ठेका जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी, जी न्यूज के मालिक
सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी समांतर को यह ठेका देने का उन्होंने फैसला लिया था। उसमें अकेले एक ऐसी कंपनी थी जिसको पानी का ठेका एक प्राइवेट आदमी को देने का फैसला लिया गया था उसमें। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये पानी की समस्या शहर के अंदर हुई क्यों 10-10, 12-12 दिन? इसी वजह से हुई कि इनका कमर्शियल इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व था, वरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस साहब भी जानते हैं, आदित्य ठाकरे साहब भी जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 50 किलोमीटर की लाइन लाना है, 50 किलोमीटर की लाइन। अब मैं आपको बोलता हूं, जब ये ठेका पास किया गया था तो मंत्री ने कितने महीने तक साइन नहीं किया था, पता है आपको? क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो ठेकेदार के साथ उनको जितना कमीशन चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला था कि आपको पानी के अंदर से भी है तो पैसा आपको निकाल के देना था, लोग प्यासे ये हो रहे थे, लेकिन कितने महीनों तक साइन। और दूसरी बात यह है, 50 किलोमीटर की लाइन आपको है तो औरंगाबाद तक जयकवाड़ी डैम से खींच के लेकर आने की है। इसका कॉस्ट एस्केलेशन अगर आप देखेंगे कि हर 2 महीने के बाद इसका जो कॉस्ट एस्केलेशन 10% से बढ़ गया है, 10% से बढ़ गया है। अगर इसकी सही तरीके से अगर एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी लगाई जाए तो ये मंत्री जी भी जेल में बैठेंगे, औरंगाबाद के बड़े बड़े अधिकारी, ठेकेदार, ये पूरे के पूरे तिहाड़ जेल के अंदर जाके बैठेंगे। इतना साफ तरीके से पैसों की लूट की जा रही है सिर्फ पानी के नाम के ऊपर। और अब आदित्य साहब आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब जब आए थे तो नए नए हंडे हैं तो उन्होंने महिलाओं को दिए थे, नए नए हंडे, और उसके अंदर 9 वारी साड़ी पहन कर उनकी महिलाएं जो है वो हंडा पकड़ के डांस कर रही थी। यानी कि मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब आ गए हैं तो पानी की लाइन खींच के लेके आ गए हैं और कल से लोगों को पानी मिलने वाला है करके। तो ये सब नौटंकी करने के लिए आते हैं। पानी का मसला एक अलग होता है, ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं सब। ठीक है सर, थैंक यू।